हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित डागर और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब जब भी मैं अपने स्टूडेंट से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछता हूं तो उनका एक ही जवाब रहता है कि टॉक्स अबाउट द आर्टिकल 368, अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टिकल 368 और ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, विच इज़ ट्रू। लेकिन कभी आपने सोचने की कोशिश करी है कि ये आखिर है क्यों, बेसिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट क्यों करता है, ऐसे क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहे हैं ओवर द पास्ट 50, 60, 70 ईयर्स जिसकी वजह से आज हमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। इन्हीं सब चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी कि किस तरीके से चीजें शेप अप हुई हैं। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। ऑल राइट, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्ट्रिन क्या होता है। अ डॉक्ट्रिन इज बेसिकली अ बिलीफ, प्रिंसिपल और पोजीशन विच इज यूजुअली हेल्ड बाय कोर्ट्स। ये वो चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये किसी लॉ में मेंशन नहीं है, कहीं पे भी रिटन नहीं है, लेकिन ये वो बिलीफ है जिसको कोर्ट फॉलो करता है। और कोर्ट ने अपनी बहुत सारी जजमेंट्स के थ्रू ये बार बार बताया है कि इन बिलीफ के बेसिस पे जजमेंट्स आएंगी और इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन and the political structure of India is concerned. So the basic structure doctrine is an Indian judicial principle that the Constitution of India has certain basic features that cannot be altered or destroyed through amendments by the parliaments. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा हुआ है दैट द बेसिक स्ट्रक्चर, द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही अहम हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इनको आर्टिकल 368 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है पार्लियामेंट के पास, उसमें इनको चेंज नहीं किया जा सकता, कुछ अमेंडमेंट नहीं की जा सकती, इनको हटाया भी नहीं जा सकता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। अगर मौलिक अधिकार किसी सिटीजन के छीन लिए जाते हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं तो जो बेसिक एग्जिस्टेंस है सोसाइटी की वो भी खराब हो सकती है, उस पर सवाल उठ सकते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो बहुत बाद की बात है, अगर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स ही उनके पास ठीक तरीके से नहीं रहेंगे, उनके पास वो अश्योरेंस नहीं रहेगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है वो हमारे पास डेफिनेटली हैं, तो कोई मजा नहीं है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत ही वीक रहेगा, डेमोक्रेसी बहुत ही वीक रहेगी। इसी को समझने के लिए हमें दो आर्टिकल्स पता होने चाहिए। आप इन दो आर्टिकल्स को याद रखना इस वीडियो में, इनके बारे में बहुत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट द लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसमें स्पेसिफिकली आपको क्लॉज 2 के बारे में पता होना चाहिए। क्लॉज 2 ये कहता है दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. इसका मतलब ये है कि क्लॉज 2 क्लियरली मेंशन करता है कि कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसी अमेंडमेंट जिसमें फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश की जाएगी वो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी। दूसरा आर्टिकल जो आपको पता होना चाहिए वो है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है दैट द पार्लियामेंट हैज पावर्स टू चेंज द वेरियस फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको अमेंड किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है, अलग अलग सेक्शंस को, अलग अलग फीचर्स को, किसी भी आर्टिकल को हटाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ये पावर पार्लियामेंट के पास है। और जो आर्टिकल 13 के अंदर किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर छीनने की कोशिश की जाएगी तो आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये जुडिशियल रिव्यू के थ्रू होता है, तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो बेसिकली यहाँ पे दो सेक्शंस हो गए। एक तो आर्टिकल 13 बन गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम पावर्स हैं टू एंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट कर्टेल्ड थ्रू जुडिशियल रिव्यू। और दूसरी तरफ आर्टिकल 368 है जहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं कि वो किसी भी प्रोसीजर को या किसी भी फीचर को अमेंड कर सकते हैं थ्रू आर्टिकल 368। तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में से सुप्रीम कौन है, इसके बीच में ये जो डिस्कशन चली, ये डिस्कशन कई सालों तक चली, बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई जिनको हमें समझना है। एंड फाइनली क्या हुआ, इन दोनों में से कौन सुप्रीम निकल के आया, ये हम जानेंगे। बट उससे पहले आपको आर्टिकल 368 के क्लॉज 3, 4, 5 पता होने चाहिए जिससे बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस निकल के आएंगी। आर्टिकल 368 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है दैट नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर द आर्टिकल। जहां एक तरफ आर्टिकल 13 कह रहा है कि 368 से आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स में, वहीं पर 368 में ऐड कर दिया गया कि 13 से आप 368 को नहीं रोक सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी
पार्लियामेंट अपने आप को सुप्रीम करने की कोशिश कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट उन पर चेक लगाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद क्लॉज 4 में इन आर्टिकल 368 इट इज मेंशन्ड दैट नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं मेड और परपेटिंग टू हैव बीन मेड अंडर द आर्टिकल वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। फिर क्लॉज 5 में बोला गया फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन व्हाटसोएवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन वेरिएशन और रिपील द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस आर्टिकल। इसका मतलब यह है कि 368 के अंदर पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर्स देने की कोशिश की गई। ये कब दी गई ये हम देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर दिया, सिंपल से रखना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए था, एक तरफ की बात होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। सबसे पहले आप जानते ही हैं कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था। उसके बाद ठीक एक साल बाद ही 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसको काफ़ी चीज़ों के लिए लाया गया। एक तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस करने के लिए लाया गया, उसके साथ साथ जो जमींदारी सिस्टम था उसको अबॉलिश करने के लिए लाया गया फॉर बेटर लैंड रिफॉर्म्स। फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए काफी सारे प्रोविजंस आए जहां पर इट प्रोवाइडेड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। द जमींदारी लॉज वर अबॉलिश्ड एंड इट क्लैरिफाइड दैट द राइट टू इक्वालिटी डज नॉट बार द इनैक्टमेंट ऑफ लॉज विच प्रोवाइड स्पेशल कंसिडरेशन फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए और राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल करने के लिए आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B को डाला गया। इसके साथ साथ एक 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया इन दी लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स जिसमें कि इन लॉज को ऐड कर दिया गया और ये कहा गया कि इन पर जुडिशियल रिव्यू इम्पॉसिबल है। आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू इज नॉट पॉसिबल और ये लॉज आने वाले हमेशा टाइम के लिए सेफ रहेंगे, कोई भी इन पर रिव्यू नहीं होगा। अब इसको अपोज करने के लिए, राइट टू प्रॉपर्टी को अपोज करने के लिए और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपोज करने के लिए एक केस आया। इस केस का नाम था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1951 में एक केस आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसमें क्लियरली मेंशन किया गया दैट द पार्लियामेंट हैज सुप्रीम पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये फंडामेंटल राइट्स को पूरे तरीके से अमेंड कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ती गई। फिर 1964 आया जिसमें एक केस दिखा सज्जन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान जिसमें 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था। अब इसमें यह कहा गया था कि हाई कोर्ट की जो पावर्स है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो उसको अपोज करने के लिए केस डाला गया। जजमेंट यह आया दैट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो जो बेसिकली 1951 में बोला गया था उसी को आगे बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट आया इन 1967 विच वॉज द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट में केस गया और भी बड़ी बेंच बैठी, बेंच ऑफ 11 जजेस जो कि उस टाइम पे सबसे बड़ी एक बेंच थी। इट वॉज अ रिकॉर्ड एट दैट टाइम। इसमें इसको कंसिडर किया गया और जो 1951 के प्रोविजंस थे, जो रूलिंग्स जजमेंट आई थी, उसको रिवर्स कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोला दैट द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 आर नॉट एब्सोल्यूट। सुप्रीम पावर्स नहीं है कि जो मन में आया उसको आप अमेंड कर दो। दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड द पार्लियामेंट डज नॉट हैव सुप्रीम पावर्स टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। अभी तक का सिनेरियो तो आप समझ ही गए होंगे। 1951 में पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर्स थी, फिर 67 वाले केस में वो सुप्रीम पावर छिन गई, जुडिशियल रिव्यू बीच में आ गया। तो ये चीज़ पार्लियामेंटेरियंस को हजम नहीं हुई। उन्होंने 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकाला जिसमें उन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 को ही चेंज कर देते हैं। आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड कर दिया जिसमें बोला कि यही आर्टिकल 368 को चैलेंज नहीं कर सकता। इट कैन नॉट अपोज द अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 368। अब इसको फिर से चैलेंज किया गया, फिर से कोर्ट में गए। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, ये तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। 1973 में केसावानंदा भारती केस आया वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि 1973 24 अप्रैल हमें याद होना चाहिए, इस दिन कोर्ट की जजमेंट आई थी, इस दिन सचिन तेंदुलकर भी पैदा हुए थे। इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि 1973 में केस की जजमेंट आई थी और ये जजमेंट क्या थी ये याद होना चाहिए, ना कि आप ये याद रखो कि सचिन तेंदुलकर भी उसी दिन पैदा हुए थे। अब जजमेंट ये आई थी, बहुत ही टाइट कंपटीशन था, 13 जजेस की बेंच थी, 7-6 से जीती थी ये जो जजमेंट आया था। तो 7-6 का कंपटीशन रहा था। 7 जजेस ने फॉर उसमें जजमेंट दी थी और 6 ने अपोज किया था, बट फिर भी ये जजमेंट आ गई थी। अब जजमेंट ये कहती है कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास बहुत ही वाइड पावर्स हैं, लेकिन
ये वाइड पावर्स कुछ बेसिक फीचर्स के ऊपर पॉसिबल नहीं है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता। पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का नाम आया एंड दिस बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट्स। अब ये बहुत ही मिडिल पाथ ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कहीं पे पार्लियामेंटेरियंस कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 368 सुप्रीम हो जाए, कहीं पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रही हैं। तो एक मिडिल पाथ ये है कि आपके पास वाइड पावर्स हैं, यू कैन अमेंड मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक इंटीग्रल पार्ट हैं और ये अमेंड नहीं हो सकते हैं। दीज आर द बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर्स को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया अलग अलग जजमेंट्स आई, इन जजमेंट्स के बेसिस पे समझ आने लगा कि हाँ ये फीचर भी बेसिक का पार्ट है, ये वाला भी बेसिक है, ये भी इंटीग्रल पार्ट है। इस तरीके से बेसिक फीचर्स की एक लिस्ट बनती हुई गई जो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। राइट, तो अब ये होने के बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें चेंज की गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले एक और अमेंडमेंट एक्ट आई थी विच वॉज द 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि इंदिरा गांधी ने यूज किया था टू इम्पोज इमरजेंसी ऑन इंडिया। अब जिस इमरजेंसी के बाद जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें क्लॉज 4 और 5 ऐड किया गया आर्टिकल 368 में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लॉज 4, 5 मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, जिससे कि सुप्रीम पावर्स मिल रही थी आर्टिकल 368 को अमेंड करने की किसी भी पार्ट को। अब इसमें यह कहा गया दैट द अमेंडमेंट्स ऑफ पार्ट 3 कांट बी क्वेश्चनड इन कोर्ट्स और पार्लियामेंट हैज सुप्रीम पावर्स। क्लॉज 4 और 5 जो आर्टिकल 368 के थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाले, और जो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, इनको अपोज किया गया इन वेरियस केसेस। 2 केस के नाम मैं आपको बता देता हूं। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस था और एक मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 1980। ये दोनों केस आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। इनमें 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को तो अबॉलिश ही कर दिया गया और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जो आर्टिकल 368 के क्लॉज 4 और 5 थे, इनको भी हटा दिया गया। इनको वॉइड क्रिएट कर दिया गया कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को चेंजेस नहीं हो सकते और फिर से डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गई। राइट, तो आप समझ ही गए हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे उठ के आया है। 51 में क्या हाल था, 67 में गोलकनाथ केस आया, फिर 71 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई, 73 में केशवानंदा भारती केस आया, फिर उसके बाद 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई, इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण केस आया, मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 1980 केस आया। इनके बाद ये क्लियर हो पाया कि बेसिक स्ट्रक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फीचर्स हैं इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, इनको अमेंड नहीं किया जा सकता, इनको रिपील नहीं किया जा सकता। इसी चीज को फिर फॉलो किया गया और चलते चलते जब एक ऐसी सिचुएशन आई बहुत सारे केसेस में, जब ये क्लियर हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसके हिसाब से एक लिस्ट बनी। लेकिन इससे पहले आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि 2007 में जो ये शेड्यूल 9 वाला इशू था कि शेड्यूल 9 के अंदर कोई भी लॉ डाल दो और वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर हो जाएगा, इसको 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। उन्होंने बोला कि अभी 24 अप्रैल 1973 वाला जो केस था केशवानंदा भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू की बात उठ के आई थी, इसके बाद जो भी लॉज शेड्यूल 9 के अंदर डाले गए हैं ये वैलिड हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। इससे पहले के अगर लॉ होंगे तो जुडिशियल रिव्यूज पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद के कोई लॉज हैं तो उस पर डेफिनेटली जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है। दे आर अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो फीचर्स हमें देखने हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, ये मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूं। द फर्स्ट वन इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है रूल ऑफ लॉ, the principle of separation of powers, the objectives specified in the preamble of the constitution। preamble आपको याद रखना है कि ये भी judicial review के अंदर आता है। preamble is part of the basic structure of the Indian constitution। फिर judicial review खुद ही आता है, article 32 and 226, federalism, secularism, sovereign democratic republican structure of the Indian constitution, freedom and dignity of the individual, unity and integrity of the nation, the principle of equality, not every feature of equality, but the quintessence of equal justice, the essence of other fundamental rights in part 3, the concept of social and economic justice, the balance between fundamental rights and directive principles of state policy, the parliamentary system of government, the principle of free and fair elections, limitations upon the amending power conferred by Article 368, independence of the judiciary, effective access to justice, powers of the Supreme Court under Articles 32, 136, 141, 142, legislation seeking to nullify the awards made in exercise of the judicial power of the state by arbitration tribunals constituted under an act,
एंड द लास्ट वन इज वेलफेयर स्टेट। अब अगर आप सोचोगे कि ये कोई निमोनिक्स से आप याद कर सकते हो तो कोई फायदा नहीं है, आपको इंपॉर्टेंस समझनी है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी निमोनिक्स बनाने बैठोगे तो वो भी इतनी बड़ी बनेगी, फिर उसके लिए भी एक निमोनिक बनाओगे, इससे कोई फायदा नहीं है। आप इन सभी चीज़ों को पढ़ो, ये होती क्या है, जैसे जैसे हम आगे भी कवर अप करेंगे पॉलिटी वाले सेक्शन में, इन सभी चीज़ों को आपको समझ में आएगा कि इनकी वैल्यू क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या फीचर्स हैं, इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इनको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड नहीं किया जा सकता। बेसिक पिलर्स आपको समझ में आ जाएंगे इंडियन पॉलिटी के। अब ये लिस्ट फाइनल भी नहीं है, कोई नया जजमेंट आएगा, कुछ और चीज़ ऐड हो जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर की एक एवर ग्रोइंग लिस्ट है, चीज़ें बढ़ती रहेंगी। तो इस तरीके से आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ओवरऑल ओवरव्यू रखना है। आई होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।